हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तुष्टा चक्रवर्ती एंड तुम देख रहे हो माई सेल्फ त्रिशी। आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है, काउंसलिंग प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है और किस प्रकार से तुम्हारी काउंसलिंग होती है। तो ये जो मैं ब्लॉगिंग वाले स्थिति में हूँ इस मोमेंट पे, इसका होने का रीज़न है कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। किस्मत ही ख़राब है, पर कुछ नहीं कर सकते। अभी वीडियो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत दिनों से नहीं डाला है। ऑडियंस एक ही गुस्से में है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना मतलब अपने स्टेट का एक काउंसलिंग रजिस्टर साइट होता है। मैं यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल इंडिया का प्रोसीजर कभी और बात करेंगे, पहले स्टेट काउंसलिंग की प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुम्हारे स्टेट से तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लिंक के ऊपर तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन साइट मिलने वाला है और वो रजिस्ट्रेशन साइट में तुम अपना खुद का अकाउंट बनाने वाले हो और उसी अकाउंट को रेगुलेट करके तुम्हारी काउंसलिंग होने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि तुम लोगों को एक नोटिस दे दिया जाता है, जिस नोटिस के मुताबिक तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से डेट दी जाती है और तुम उसी डेट पे अपनी रजिस्ट्रेशन करने वाले होते हो। और जब भी तुम अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हो तभी तुम लोगों को दिखता है अपना एक अकाउंट। और प्लीज़ याद रहे, उस अकाउंट का पासवर्ड तुम्हें खोना नहीं है और उसका यूज़र नेम तुम्हें जनरली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीट का रोल नंबर देते ही तुम उस अकाउंट में घुस सकते हो आराम से। अपनी नीट की रोल नंबर को लिख दो और अपना पासवर्ड खुद से सेट करके उसे याद। इसके बाद तुम्हें नोटिस प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर स्टेट में नहीं होता है, पर जिन जिन स्टेट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए तुम्हें डेट्स दिए जाते हैं और तुम्हें किसी एक सरकारी कॉलेज को चुनना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये जो सरकारी कॉलेज तुम्हें दिया जाता है ये तुम्हें रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दिया जाता है और उसी वक्त तुम्हें एक लेटर भी मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम कहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने वाले हो। तो तुम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड है बुलेटिन वाइज फॉलो करके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कैरी करते हो और तुम उस मेडिकल कॉलेज में लेके जाते हो जहाँ पे तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। जैसे ही तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है वहाँ पे तुम्हें एक लेटर मिल जाता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड अब तुम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रेडी हो चुके हो। और वहाँ पे उसी कॉलेज का प्रिंसिपल या उस कॉलेज के ऑफिशियल्स का सिग्नेचर रहता है, जस्ट टू प्रूव दैट यहाँ ये लड़का या ये लड़की आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कैरी करने पड़ते हैं। पहली बात तो है कि तुम्हें नीट का एडमिट कार्ड, तुम्हारा स्कोर कार्ड, रिवाइज स्कोर कार्ड कैरी करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तुम्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ेगा जिसका परफॉर्मा तुम्हें तुम्हारे स्टेट वाइज मिल जाएगा और अगर ऑल इंडिया कोटा है तो उसके परफॉर्मा के मुताबिक तुम्हें रेडी करना पड़ेगा। अगर तुम डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने स्टेट में सबमिट करते हो तो तभी जाके तुम स्टेट कोटा अवेल कर सकते हो, वरना तुम्हें मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलने वाली है। पांचवा चीज़, तुम्हें अपने सारे के सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स यानी कि तुम्हारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें फॉर सेफ्टी कैरी करनी चाहिए। ऑल्सो तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स कैरी करनी चाहिए क्योंकि पता नहीं वो तुमसे मांग भी सकते हैं फोटोग्राफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी अपनी क्लास 12 की और क्लास 10 की। एज प्रूफ के हिसाब से तुम अपनी बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो या तो तुम अपनी क्लास 10 की एडमिट कार्ड भी दे सकते हो। इन सब कुछ का ओरिजिनल प्लस जेरोक्स तुम्हें कैरी करना है क्योंकि ओरिजिनल वो चेक करेंगे और जेरोक्स तुमसे ले लिया जाएगा। तो याद रहे कि तुम हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम्हें पोर्टल में, मतलब अपने स्टेट के पोर्टल में तुम्हें एक अलग से रजिस्ट्रेशन के साइट पे तुम्हें अलग से कॉलेज अलॉटमेंट वाला पोर्टल भी दिखेगा और उस पोर्टल के मुताबिक अपने फर्स्ट प्रेफरेंस को, जो कॉलेज तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उन कॉलेजेस को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो और जो कॉलेजेस तुम्हें पसंद नहीं है उन्हें तुम लास्ट प्रायोरिटी में रखो। और कोशिश करना सारे के सारे, अगर तुम गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो रहे हो तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करने का, अगर तुम प्राइवेट में सिलेक्ट हो रहे हो तो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज को भी सिलेक्ट करने की कोशिश करना। प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ द कॉलेज, क्योंकि ऐसा भी कभी कभार होता है कि सीट्स कम पड़ने की वजह से तुम्हें लोअर कॉलेजेस में दे दिया जाता है। तो हालांकि अगर वहाँ पे तुम ज़्यादा कॉलेजेस ऐड ना करो तो वो तुम्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं कर पाएंगे। सो इट विल बी अ बिग ट्रबल। सो ट्राई टू गिव ऑल द कॉलेजेस नेम एंड येस मेंशन योर फेवरेट कॉलेज एट द कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसीड्योर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक लिस्ट निकाल के दिया जाएगा तुम्हारे स्टेट वाइज। उस लिस्ट में लिखा रहेगा कि तुम्हारा रैंक क्या है, तुम्हें कौन सी कॉलेज मिली है,
और तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो और वहाँ पे तुम्हारी अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये वाली लिस्ट जब भी निकल जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल गया है। एंड इसके तुरंत बाद ही तुम्हारे एडमिशन के डेट्स आ जाएंगे। और अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में से हो तो तुम अपने रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉलेज में जाके वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो। और अगर तुम्हारे स्टेट ने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस में आके तुम्हें एडमिशन करवाना पड़ेगा, तो तुम्हें उस पर्टिकुलर स्टेट प्लेस में जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। चाहे वो कोई मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है, कोई मेडिकल हॉस्पिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं जो कि तुम्हारे बुलेटिन्स में या तो तुम्हारे कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब भी तुम्हारा एडमिशन होगा तब प्रोबेबल चांसेस है कि वो तुमसे तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज अ कॉलेज वाइज सबमिट ले। प्लीज़ घबराना मत इस सिचुएशन में। जब भी तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारा कॉलेज तुमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, सो येस दिस इज़ अ लीगल प्रोसीड्योर। ये करना पड़ता है हर एक कॉलेज को कि उस बच्चे का ओरिजिनल उनके पास रहता है। हालांकि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम अपने कॉलेज के एडमिशन से पहले तुम अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक कलर प्रिंट बना के अपने घर पे एज अ बैकअप रख दो, ताकि कभी भी अगर ऐसी नौबत आ जाए कि कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो तुम उन डॉक्यूमेंट्स को दे के काम चला सकते हो। कॉलेज अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर किसी बच्चे को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ समय के लिए कॉलेज से वापस लेके घर ले जा सकता है, पर तुम्हें फिर से आके वो चीज़ कॉलेज में रिटर्न करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये रूल कुछ इस प्रकार है कि जब तक तुम्हें अपनी MBBS की डिग्री नहीं मिल जाती है, तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास ही रहते हैं। एंड ये ज़्यादातर स्टेट्स में फॉलो भी होते हैं। कुछ स्टेट्स एक्सेप्शन हो भी सकते हैं जो जेरोक्स को रख दें, पर ज़्यादातर स्टेट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रख देते हैं स्टूडेंट्स का। सो इस केस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलर प्रिंट बना के उन्हें लैमिनेट करके रख दो, ताकि वो बिल्कुल ओरिजिनल के बैकअप जैसे तुम्हारे घर में रह जाए, ताकि तुम्हें जब भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी ज़रूरत पड़े तो तुम उनसे काम चला सके। एडमिशन प्रोसेस के बाद तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसीड्योर खत्म होती है। यहाँ से तुम्हारी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती है। अब कॉलेज तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कब फीस पे करना है, तुम्हें हॉस्टल कब अलॉट किया जाएगा, तो कब तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट्स है, ये सब कुछ तुम्हें कॉलेज इन्फॉर्म करने वाला है। सो जनरली तुम्हारे कॉलेजेस खुलने वाले हैं 1 अक्टूबर से, जैसा कि MCC बता रही है इस मोमेंट पर। पर हालाँकि ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, तो इसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोग अपने अगर तुम्हें कॉलेज को अपग्रेड करना है, अगर तुम्हें कॉलेज अपग्रेड करना है तो तुम्हें फ्री एग्जिट का चांस भी दिया जाएगा। एंड उसके बाद अगर तुम्हें फिर से राउंड 2 या राउंड 3 में जाना है, फिर से तुम्हें एक बारी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद तुम जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सेम प्रोसीड्योर तुमको फिर से फॉलो करना पड़ेगा और इसी तरह तुम अपनी अपग्रेडेशन करवा सकते हो। जब ये वीडियो डल रहा है तब ऑलरेडी तुम लोग का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारी राउंड 3 भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद तुम्हारे पास एक स्ट्रे राउंड बचेगा जो कि बहुत कम स्टेट्स में बच रहा है, क्योंकि जनरली इस साल का जो कट ऑफ है और सीट्स है वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन में आ गया है। पर यही तुम्हारा मोटी काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर तुम्हें डिटेल्स में समझ आ गया कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है काउंसलिंग प्रोसीड्योर को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ इन्फॉर्म करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने वाली हूँ। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।